खीवसर उपचुनाव के मद्देनजर आज हमारे संवाददाता खीवसर पहुंचे। अपने विधानसभा क्षेत्र पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मेले और खीवसर विधानसभा उपचुनाव में प्रभारी की दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे सुरेश रावत से हमारे संवाददाता की बातचीत सुनते हैं। नमस्कार। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान सरकार के अंदर जल संसाधन कैबिनेट मंत्री, जो कि वर्तमान में खीवसर में है। खीवसर के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं और यहां पर इनको जिम्मा मिला है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का। सुरेश सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश सिंह रावत जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? बस मैं अच्छा। वर्तमान में आप खीवसर में हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो खीवसर में आपको प्रदेश की तरफ से क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। खीवसर के अंदर उपचुनाव हो रहा है राजस्थान विधानसभा सदस्य का। मेरे को पार्टी ने प्रभारी के नाते यहाँ भेजा है और मैं कुछ महीनों से यहाँ पे पार्टी का काम कर रहा हूँ और पार्टी के काम करते हुए मैं वर्षों से पार्टी का काम कर रहा हूँ। विभिन्न चुनावों के अंदर पार्टी जहाँ भी भेजती है, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते में जाता हूँ। लेकिन इस बार खीवसर के अंदर एक अलग ही उत्साह है, चुनावों की अलग ही एक रंगत है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला और जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है उससे लोग उब चुके हैं, उनके झूठे वादों से, उनके झूठे झांसों से। अब यहाँ की जनता विकास चाहती है, यहाँ की जनता कमल खिलाना चाहती है और देव वियोग से यहाँ का जो प्रत्याशी है रेवत राम डांगा, वो बहुत ही होनहार है, परिश्रमी है, मेहनती है, लोगों के लिए लड़ने वाला है, हमेशा दुख दर्द में लोगों के साथ खड़ा रहने वाला है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में संपर्क करके जब भी लोगों को जरूरत पड़ती है तब वो लोगों के बीच में जाने वाला प्रत्याशी है। तो इससे हमारे चुनाव को और धार मिली है और खीवसर की जनता इस बार कमल खिलाने को आतुर है। और मैंने पहली बार देखा है कि खीवसर की जनता खुद ही ऐसा लग रहा है जैसे कि रेवत राम डांगा बन के चुनाव लड़ रही है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर खुद ही कार्यकर्ता अपनी गाड़ियां लेके उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और इससे लगता है कि खीवसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज होने वाली है। सर, 2008 के बाद खीवसर में कभी भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला, लेकिन जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जीत हार का अंतर काफी कम था। क्या लगता है, इससे काफी उम्मीदें मिलती हैं इस उपचुनाव को लेकर के? निश्चित रूप से पिछले चुनाव का परिणाम ये बताता है कि यहाँ की जनता यहाँ के जनप्रतिनिधियों से उब चुकी है और यहाँ की जनता कमल खिलाना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मार्जिन वोटों से हमारा प्रत्याशी चुनाव हारा था और इस बार यहाँ की जनता किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ की जनता चाहती है कि खीवसर का विकास हो, यहाँ की जनता चाहती है कि खीवसर के अंदर पानी, सड़क, बिजली और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के किसानों को जो यहाँ की माइनिंग की समस्या है उनको छोटी छोटी लीजें सरकार दे। इस पे हम निश्चित रूप से काम करेंगे और ये सब रेवत राम डांगा, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उसके जीतने पे ये संभव हो पाएगा। ये यहाँ की जनता जानती है, यहाँ का आम जनता जनता जानती है। यहाँ का युवा जाग चुका है। यहाँ का युवा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ का युवा विकास के साथ है, यहाँ का युवा सुशासन के साथ है, यहाँ का युवा रेवत राम डांगा के साथ है। सर, आरएलपी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल जी ने कहा है कि खीवसर आरएलपी की राजधानी है, राजधानी को जीतना काफी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। देखिए, ये झांसा देते देते इनको वर्ष हो गए और यहाँ की जनता अब इन जुल्मों से, इन झूठे वादों से उब चुकी है और यहाँ की राजधानी वो खीवसर को बताते हैं। खीवसर को आज तक उन्होंने दिया क्या, सब जानते हैं कि खीवसर की क्या स्थिति करके छोड़ दी। तो यहाँ का युवा और यहाँ के मतदाता इनसे दुखी हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल वो खिलाना चाहते हैं। और 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, आपके सामने कमल का फूल भारी मतों से जीतेगा। 13 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 13 तारीख आए और कब हम कमल का फूल खिलाएं। बहुत अच्छा कहा सुरेश जी, लेकिन एक सामने बात ये देखने को मिल रही है कि सामने जो मुख्य दो प्रत्याशी है, दोनों महिला है। रेवत लाल जी डांगा के लिए बड़ा मुश्किल होगा महिला वोटर्स को साधने का, क्योंकि सामने दो महिला प्रत्याशी है। देखिए, रेवत राम जी डांगा बहुत ही होनहार है और जन जन के हृदय में वो एक तरह से बैठ चुके हैं, क्योंकि जो उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से वो जनता के काम करने की उनकी ललक है। क्योंकि मैं स्वयं राजस्थान सरकार में मंत्री हूँ, चुनाव तो अब लड़ रहे हैं, इसके पहले भी वो आम जन की आवाज बन के
राजस्थान के सचिवालय के अंदर वो आते थे और हर मंत्री से क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ते थे। उसी का परिणाम है कि यहाँ पे हमारा विधायक नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे हर क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक काम हुए। वो सारा का सारा क्रेडिट रेवत राम डांगा को जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी। अब आप सोचिए कि वो विधायक नहीं होते हुए भी इतने काम उन्होंने स्वीकृत कराए खींवसर विधानसभा में। जब यहाँ की जनता पलकों पर बिठा के उनको राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे तो सरकार भी खींवसर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम चाहते हैं कि खींवसर की दशा और दिशा सुधरे। हम चाहते हैं कि खींवसर का गांव ढाणी के अंदर विकास की गंगा बहे। यहाँ की हर ढाणियाँ, हर घर रोड से जुड़े। यहाँ का हर किसान बिजली की जो समस्या है उससे निजात मिले। यहाँ का किसान जो माइनिंग करना चाहता है, छोटी छोटी सरकार उसको लीजे देवे ताकि उनको रोजगार मिल सके, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए हम बड़ी इंडस्ट्रीज और एक यहाँ औद्योगिक हब बनाने पे भी विचार कर रहे हैं। ये सब संभव रेवत राम डांगा जी कराएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। जी, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों में प्रकाश डाला। एक भाई भतीजावाद पे काफी बात की जा रही है आरएलपी के अंदर, जो देखने को मिलता है उससे विकास काफी अवरोध रहा है खींवसर। देखिए, निश्चित रूप से एक ये परिवारवाद की पार्टी है। पहले उन्होंने अपनी मां को चुनाव लड़ाया, इसलिए यहाँ का आमजन कह रहा है कि पहले माई, फिर भाई और अब लुगाई। ये जन जन का नारा बन चुका है। पहले माता जी को लड़ाया, फिर भाई को लड़ाया, अब पत्नी को लड़ा रहे हैं। तो माँ, भाई और लुगाई, ये नारा यहाँ के जन जन की आंखों के जुबान में गूंज रहा है। और निश्चित रूप से सही भी बात है कि आज देश और दुनिया कहाँ जा रही है और ये परिवारवाद में उलझे हुए हैं। तो इससे यहाँ की जनता उठ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने के लिए तैयार है। जी, डबल इंजन की सरकार के बारे में काफी बात की जाती है। अब तो राजस्थान में भाजपा की सरकार भी है। अगर खींवसर में रेवत लाल जी डांगा जीतते हैं तो कितना विकास बढ़ेगा खींवसर के अंदर? देखिए, राजस्थान सरकार चाहती है कि खींवसर का विकास हो। राजस्थान सरकार चाहती है कि खींवसर आगे बढ़े। इसके लिए हमारा प्रत्याशी रेवत लाल जी डांगा निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेगा और खींवसर विकास की एक नई बाबत लिखेगा जिसको पूरा राजस्थान देखेगा। जी, अब बात कर लेते हैं बाकी अन्य विधानसभा सीटों के बारे में भी। 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा जी के लिए और मदन राठौड़ जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा बीजेपी का लोकसभा चुनाव में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौतीपूर्ण तरीके से देखती है। हर चुनाव को बड़ी मेहनत और परिश्रम से लड़ती है। तो निश्चित रूप से हमारे 7 चुनाव हम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से, और हमारा हर कार्यकर्ता लगा है। बूथ लेवल का कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बूथ पे चुनाव लड़ती है। जी, गीता पे हाथ रखे कसम खाइएगा, बताइएगा 7 सीटों में से कितनी सीटें आप उम्मीद करते मिलेगी भाजपा? देखिए, 7 के साथ जीतेंगे हम। पक्की बात है? 100%। इसमें आपका विश्वास है या इसमें आपका अति उत्साह है? ये देखिए, हम कर्म पे विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते हम कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा में जानता हूँ। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े मनोवेग से और बड़े मनोबल से लगा है। इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी और 7 की 7 सीटें पे कमल खिलेगा। आप पुष्कर से भी है, ब्रह्मा जी की नगरी, तीर्थ नगरी पुष्कर। तो जब से आप विधायक बने हैं पुष्कर की जनता के लिए, अभी तक आपका जो विकास कार्य उसके बारे में प्रकाश डाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और तीर्थराज पुष्कर की जनता ने लगातार 3 बार मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व दे रही है। और ब्रह्मा जी की कृपा और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से मैं राजस्थान की सरकार में मुझे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में जगह मिली। और तीर्थराज पुष्कर का विकास हो, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। और अभी बजट के अंदर आपने देखा ही होगा कि ब्रह्मा जी के मंदिर का विकास हो, घाटों का जीर्णोद्धार हो और पुष्कर में जो गंदे पानी की समस्या उसके समाधान के लिए बजट में हमारी सरकार ने घोषणाएं की है। और हम तेजी से इसकी डीपीआर और इसकी विस्तृत योजना पे हम काम कर रहे हैं और जल्दी लोगों के सामने ये जो धरातल पे काम दिखेगा। तीर्थराज पुष्कर में सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक नगरी है। ये आध्यात्मिक नगरी का स्वरूप कैसे निखरे, यहाँ पे टेम्पल टाउन, यहाँ पे आध्यात्मिक नगरी कैसे बने। हमारे पूरे भारत के अंदर जितने भी प्रमुख मठ है, प्रमुख आश्रम के लोग हैं, यहाँ के वो किस तरह से रहे, किस तरह से हमारे यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको सुविधा मिले, इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले 3-4 साल में तीर्थराज पुष्कर के एक धार्मिक स्वरूप निखरेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। और मुझे आपकी आंखों में जो विश्वास नजर आ रहा है उसको देख के लग रहा है कि जिस प्रकार से काशी कॉरिडोर बना
वैसे पुष्कर कॉरिडोर बन जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर बोलते हैं, तीर्थों का गुरु पुष्कर है, तो उसके अनुरूप भी यहाँ काम होना चाहिए। मेरे भी हृदय के अंदर पीड़ा है कि लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी भजन लाल जी की सरकार है, पहले बजट के अंदर ही तीर्थराज पुष्कर की बात कही है और हम तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए। जब भी मेरी उनसे चर्चा होती है वो तीर्थराज पुष्कर के विकास की बात जरूर करते हैं। तो सरकार का अभी उद्देश्य भी यही है कि हमारे स्थानों का विकास हो, तीर्थराज पुष्कर का भी समग्र विकास हो। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व भी है, आप कैबिनेट मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, और हमारे राजस्थान के अंदर अधिकांश जो लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। तो कृपया करके उन योजनाओं के ऊपर प्रकाश डालें जो राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है, किसानों को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन के क्षेत्र में। देखिए, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे से किया है, क्योंकि इस विभाग का मंत्री भी हूँ, सरकार ने मुझे जिम्मेवारी दी है। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो एक मरु प्रदेश की परिकल्पना शेष दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन जब से हमारी भजन लाल जी की सरकार आई है, पानी के सेक्टर में हमने बहुत काम किया है। ERCP जो बहुप्रतिष्ठित योजना है, 21 जिलों की दिशा और दशा बदलने वाली ये महत्वपूर्ण योजना है। ये वर्षों से अटकी हुई थी। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने मध्य प्रदेश से बात करी, हमने हरियाणा से बात करी, आज मध्य प्रदेश समझौते के लिए राजी हुआ, MOU हुआ DPR की, आज DPR हमारी बनकर तैयार है। जल्दी प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे। अगर हम यमुना समझौते की, जल के समझौते की बात करें, हरियाणा ने हमारे साथ इस योजना को आगे बढ़ाने का हस्ताक्षर किए, आज हम DPR बने इसके लिए तैयार है। और अभी कांग्रेस ने देखा होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, हरियाणा के अंदर जब चुनाव था, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये बिंदु लिखा कि हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान के साथ हुआ MOU हम निरस्त करेंगे। इसको वहाँ की जनता ने सिरे से नकार दिया और राजस्थान की वहाँ पे हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। तो इस तरह की राजस्थान के अंदर तो ये दूसरी बात करता है, हरियाणा में कोई अलग बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, जनता के सामने है। निश्चित रूप से जल के क्षेत्र में हमारी सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है और ऐतिहासिक कार्य करेगी। और आने वाले समय के अंदर, चाहे वो यमुना का पानी हो, चाहे वो काली सिंध का पानी हो, चाहे पार्वती का पानी हो, चाहे वो चंबल का पानी हो, चाहे वो मई का पानी हो, चाहे वो नर्मदा का पानी हो, पूरा राजस्थान के अंदर एक वाटर ग्रिड बनाएंगे और हर क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक कैसे पानी पहुंचे, इसके लिए हम काम करेंगे। आपकी बातों को सुन के किसानों के लिए एक जोश, एक उम्मीद नजर आती है और जय जवान जय किसान का उद्गार मन से निकल जाता है। और सुरेश जी, आप जो ये भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, इसकी हम अभिशंसा रखते हैं। थोड़ी बात करते हैं गठबंधन के बारे में और राजनीति में कौन सी चीज कब करवट बदले कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव के अंदर बाप और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, अभी वो अधरजूल में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर खीवसर की बात करें, क्योंकि आप खीवसर के अंदर प्रभारी हैं, तो RLP और कांग्रेस का भी गठबंधन बना था, लेकिन अचानक से वो गठबंधन इस चुनाव में टूटता नजर आया। दोनों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी घोषित कर डाले। क्या कहना चाहेंगे ये गठबंधन RLP के कांग्रेस के साथ जो संबंध इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन तोड़ते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ये नहीं रही है। ये सब खीवसर की जनता, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि कुछ लोग स्वार्थ के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, किसी से भी गठबंधन तोड़ सकते हैं। इस बारे में खीवसर की जनता 13 तारीख को तय करेगी। दीपोत्सव रहा, दिवाली रहा, क्या कहना चाहेंगे? दिवाली किस प्रकार की रही आपकी और आपकी पुष्कर की जनता की? देखिए, इस प्रकार हमारी इस बार की दिवाली है ऐतिहासिक रही। तीर्थराज पुष्कर को एक दुल्हन की तरह हमने रोशनी से सजाया। ब्रह्मा जी का मंदिर है, इतिहास में पहली बार दीपावली पे पूरे मंदिर की भव्य सजावट हुई और ये मेले तक रहेगी। और कोरोना के बाद ये पहली दीपावली है, देश के लोगों ने हर्षोल्लास से इसको मनाया, शांतिपूर्ण हमारी दीपावली रही। इसके लिए मैं ब्रह्मा जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अंत में एक आखिरी आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप खीवसर की जनता से और राजस्थान की जनता से क्या अपील करना चाहते हो उपचुनाव को लेकर के? देखिए, खीवसर की जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि आप विकास को वोट दें, आप सुशासन को वोट दें, एक अच्छे व्यक्ति को वोट दें, लोगों से लड़ने वालों को वोट दें और 13 तारीख को कमल खिलाए, जिससे खीवसर में विकास की गंगा बहे। शेष प्रदेश के लोगों से बात निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर उपचुनाव है और राजस्थान में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने 1 साल में ऐतिहासिक काम किए, आगे भी
राजस्थान की भलाई के लिए हम बहुत कुछ कार्य योजना बना रखी है। बाई इलेक्शन अगर जब सरकार के पक्ष में जनादेश आता है तो निश्चित रूप से सरकार का जो मनोबल है ये बढ़ता है और कमल का फूल खिलने से हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और जनाधार बढ़ेगा। तो प्रदेश की जनता से मेरी यही अपील है कि 13 तारीख को कमल के फूल के सामने बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएंगे। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द मैन, द मिथ, द लेजेंड श्री सुरेश सिंह जी रावत। सर, इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लीडरशिप के अंदर खीवसर के अंदर बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।